प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण या विशेषताएं। क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण या विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में आज हम भाग 3 ले रहे हैं। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मैं आपको बहुत ही गंभीरता से, गहराई से इसके अंत स्थल तक जाकर इसकी एक एक शब्दावली को समझाऊंगा। कारण क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान का निचोड़ है। क्या कहा मैंने? संपूर्ण संविधान का निचोड़ है, संविधान की आत्मा है। वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि शासन की नीति, आदर्श, लक्ष्य, ये सब इसमें निहित हैं। इसके साथ में आपसे कहूँगा कि वास्तविक रूप में मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इसके साथ में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि, इन सब के बारे में मैं ये कहूँगा कि सब बातों का, या संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में, भाई वो सारे के सारे अनुच्छेद प्रस्तावना में अंतर्निहित हैं, बशर्ते कि इसे कोई समझ लेना होना चाहिए। यस प्रणव से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के केवल लक्षण ले रहे हैं, जिसको कि हमने नाम दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण या विशेषताएं, पार्ट 3 भाग 3। लक्षण मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वर्तमान समय में जो मौजूद है, मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद में जो हमारे पास जो है प्रस्तावना है। जैसा कि पिछले लेक्चर में पार्ट नंबर 2 में मैंने भारतीय संविधान के प्रस्तावना के जो मूल शब्द हैं सारे के सारे नोट किए हैं, आप पार्ट 2 में ये देख सकते हैं। आज हम उन सभी शब्दावलियों को एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दावलियां हैं, एक एक जो शब्द हैं, शब्द वो जो कि वास्तविक रूप में एक चित्र है और चित्र वो जो बोलता है। तो वास्तविक रूप में जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में सब बातें समझा दी हैं, तो आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की एक एक शब्दावली को ठीक से समझेंगे और इसी को इसके लक्षण या विशेषताओं का नाम दिया गया है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, संपूर्ण संविधान का निचोड़ है, संपूर्ण संविधान की कुंजी है। मैं ये कहूँगा कि शासन के आदर्श, लक्ष्य, नीति, ये सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। इसके साथ में सरकार की तीनों अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रकाश स्तंभ अर्थात एक दीपक का कार्य करती है। यस, मैं जब ये कह चुका हूं कि आप चाहे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य कुछ भी समझिएगा या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का आप अध्ययन कीजिएगा, मैं ये कहूँगा कि ये संपूर्ण बातें, मैं दूसरे रूप में कहूँगा तो ये कहूँगा कि भारतीय संविधान की संपूर्ण धारा, अनुच्छेद प्रस्तावना में ही अंतर्निहित है। इसलिए प्रस्तावना को हमें बहुत गंभीरता से समझना है। इसलिए मैं इसके लिए भाई आपके लिए मैंने 4 लेक्चर इसमें तैयार किए, जिसमें तीसरा लेक्चर चल रहा है। अब इसका पार्ट 4 और होगा, चौथा और होगा, जो कि कल आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना की समग्र बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इसमें चाहे कहीं से प्रश्न पूछा जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। यस प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण या विशेषताएं भाग 3, ठीक है। मतलब प्रस्तावना के संदर्भ में ये तीसरा लेक्चर है हमारा। यस बेटा, अब देखो मैंने यहाँ प्रारंभ में ही आपके लिए डायग्राम बनाया है। क्या कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका भी कहते हैं इसको, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आप नोट करेंगे अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान है, जो कि 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू किया गया है। और ये दुनिया का सबसे संक्षिप्त छोटा संविधान है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल है, 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना है ना। और अभी तक देखिए
तो अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं। देखो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ है, जबकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और आज तक 104 संशोधन हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है? ये सब बातें मैंने आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान समझा रखा है, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर मैंने सब कुछ बता रखा है। बेटा इसका विचार अमेरिका से लिया है और जो इसकी भाषा शब्दावली ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये तो बात हो गई इसके विचार और भाषा शब्दावली की। अब अगली बात आती है कि आखिर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसका इतना महत्व क्यों है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं क्यों इस बात के ऊपर बल दे रहा हूं। मैंने आपको पहले कह दिया था कि इसके ऊपर मैं कम से कम 4 लेक्चर अपलोड करूंगा और वाकई 4 ही लेक्चर में सारी बातें पूर्ण हो रही हैं। तो आज तीसरा लेक्चर है। बेटा मैंने यहाँ ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी हैं, आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा, ये सब बातें नोट कीजिएगा। एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं होगा। जितनी भी महत्वपूर्ण जो व्याख्यांश थे विद्वानों ने दिए थे वो सब मैंने पिछले जो 2 लेक्चर हैं उनमें आपको समझा दिया है। आपने आशा करता हूं नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम एक एक बात को लेते हैं। पहली बात आती है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वास्तव में वह संविधान की आत्मा है। क्या है? इस संविधान की आत्मा है। जैसे मान लीजिएगा ये व्यक्ति का शरीर है, अब इसमें से प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो शेष क्या रहेगा? मृत शरीर रह गया ना। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई महत्व भी नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर भारतीय संविधान की बात की जाए और इसमें से प्रस्तावना को निकाल दिया जाए तो फिर संविधान की आत्मा ही निकल जाएगी। यस, मतलब प्रस्तावना में सब कुछ निहित है, सब कुछ। अगर कहीं पर भी राजनेताओं को, विधायकों को, न्यायाधीशों को कोई भ्रम हो या शंका हो तो ऐसी स्थिति में उसका समाधान प्रस्तावना के माध्यम से किया जा सकता है। बेटा बहुत गंभीर बात बताई है मैंने। यस, आगे बढ़े। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का निचोड़ है, सार है, सारांश है, सब कुछ इसमें निहित है। क्या कहा मैंने? संपूर्ण जो संविधान है जिसमें हम ये कहें कि भारत का जो मूल संविधान है 395 अनुच्छेद थे, तो 395 के 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित है। इसलिए संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का निचोड़ है, सार है। यस, फिर जिसमें देश की शासन नीति, आदर्श, लक्ष्य व आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होती है। मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत शासन मतलब सरकार की नीति, आदर्श, लक्ष्य व आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होती है। जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, है ना, इन सब का इसके अंतर्गत जिक्र किया गया है, जैसा कि मैं आपको इन लक्षणों के माध्यम से बताऊंगा। बाकी जो पार्ट 2 मैंने अपलोड कर रखा है उसमें भारतीय संविधान की जो 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद ही प्रस्तावना है वो मैंने पूरी की पूरी नोट कर दी है और उसको समझा भी दिया है। बाकी आज हम उसका डिटेल्स ले रहे हैं। अब बेटा अगली बात आती है, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात आती है, इसमें 2 बिंदु बनाए मैंने यहाँ पर। दूसरा है कि जो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है। बेटा ध्यान देंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। जैसे कि भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी न्याय योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। ये भी आपको नोट करना है। अगली बात, संविधान के किसी हिस्से पर यदि शंका या विवाद हो तो प्रस्तावना के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। अगर मान लीजिएगा संविधान के किसी भी हिस्से मतलब संविधान के किसी भी अनुच्छेद या धारा के ऊपर कोई शंका या विवाद उठे तो प्रस्तावना के आधार पर न्यायपालिका के द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है बेटा। अब एक बात और बताऊं, 2 बातें तो होगी, एक बात और नोट करेंगे। क्या कि वास्तव में 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता ये शब्दावली जोड़ी गई तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि आज जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है और अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक संशोधन किया गया है, 42वें संवैधानिक संशोधन में। इसमें समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये बात भी आपको नोट करनी है। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता या लक्षण की। तो इसके लिए सबसे पहले नोट किया मैंने कि प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द
जैसे हम भारत के लोग हैं इस संविधान को हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। ये पूरी की पूरी जो प्रस्तावना है मैंने पार्ट 2 में नोट कर दी थी, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है बेटा। तो प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द, वाक्यांश एक उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, आदर्श तथा भावना की ओर संकेत करता है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रत्येक शब्द, उसका प्रत्येक वाक्यांश एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, नीति, आदर्श तथा भावना की ओर संकेत करता है कि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये बताती है क्या कि शासन का क्या उद्देश्य होगा, क्या लक्ष्य होगा, शासन की नीतियां कैसी होंगी, उसका क्या आदर्श होगा, इसी के साथ में उसकी क्या भावना होगी, इन सब की ओर संकेत करता है कौन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसलिए तो मैंने कहा है कि अगर मान लीजिएगा संविधान के किसी भी हिस्से पर, किसी भी धारा अनुच्छेद के ऊपर कोई शंका या विवाद उठता है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावना के आधार पर व्याख्या की जा सकती है, किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। किसी पर भी, किसी भी धारा, किसी भी अनुच्छेद पर यदि विवाद उठता है, शंका होती है तो वास्तविक रूप में प्रस्तावना की शब्दावली, शब्द के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का निचोड़ कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, मतलब संविधान रूपी ताले की ये चाबी है। कौन है चाबी? प्रस्तावना। इसीलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। यस, चलिए बेटा आगे लिखा है मैंने, प्रस्तावना दीपक है, मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वास्तविक रूप में वह एक शासन के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है, एक दीपक का कार्य करती है। किसके लिए? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए यह एक प्रकाश स्तंभ या दीपक का कार्य करती है। मतलब जहां कहीं भी दिशा भ्रम हो, कहीं पर भी संदेह हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ रास्ता दिखाने का कार्य, पथ दिखाने का कार्य, मार्ग दिखाने का कार्य, पथ को आलोकित करने का कार्य, मार्ग को आलोकित करने का कार्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा किया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना वास्तविक रूप में एक दीपक के तुल्य है, एक प्रकाश स्तंभ के तुल्य है। नोट कीजिएगा बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के लक्षण या विशेषताएं, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल लक्षण या विशेषताएं क्या है। मूल लक्षण विशेषताओं का भावार्थ यही होगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जैसे मैं ये कहूँगा 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद में जो प्रस्तावना है, भाई इससे पहले जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द नहीं था। 42वें संवैधानिक संशोधन में ये तीनों शब्दावली जोड़ दी गई है। तो 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद में जो प्रस्तावना मौजूद है उस प्रस्तावना के अंतर्गत जो एक एक शब्दावली है, वो एक एक शब्दावलियों को हम स्पष्ट रूप में समझते हैं, वो शब्दावलियां ही भारतीय संविधान की विशेषताएं या लक्षण है। ठीक है बेटा। चलिए इसकी पहली विशेषता लेते हैं बेटा, नोट करें। संविधान का स्रोत जनता है। अर्थात जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो शुरुआती शब्द हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्दावलियां है ना। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो संविधान है उस संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया गया। कैसे? सच्चाई भी है ये, भाई जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, मतलब संविधान सभा के सदस्यों को चुना है और संविधान सभा ने फिर संविधान का निर्माण किया है। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है और संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने चुना है। तो इसलिए वास्तविक रूप में भारत का जो संविधान है उस संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, मतलब भारतीय संविधान का जो निर्माण है वह जनता के द्वारा किया गया है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार, प्राधिकार मतलब सत्ता, अथॉरिटी, प्राधिकार और प्रभु सत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। शुरुआती शब्द क्या है? हम भारत के लोग। मतलब डेफिनेटली बात स्पष्ट होती है किससे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द हैं हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग।
तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार मतलब सत्ता और प्रभु सत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? जनता से प्राप्त हुई है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो पहली विशेषता है बहुत महत्वपूर्ण है, वह है संविधान का स्रोत जनता है। ठीक है बेटा, जैसा कि प्रारंभिक शब्द है हम भारत के लोग। ठीक है बेटा। दूसरा है शासन के ध्येयों की घोषणा, मतलब शासन के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी घोषणा। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो दूसरा लक्षण उभर कर सामने आता है वो ये आता है कि प्रस्तावना में शासन के ध्येयों की भी घोषणा कर दी गई कि शासन का जो लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, वो क्या होगा। प्रस्तावना से ये बात स्पष्ट होती है। तो वास्तव में शासन अर्थात सरकार, तो सरकार का ध्येय क्या होगा, ये बात भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो उससे इस बात का पता लगता है कि शासन का ध्येय क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, वास्तव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत गणतंत्र के चार लक्ष्य, चार ध्येय निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुता। और ध्यान देंगे यहाँ राजनीतिक स्वाधीनता तो साधन मात्र है, मतलब यहाँ मूल बात यह कि राजनीतिक जो स्वाधीनता है वो तो साधन मात्र है, साध्य तो क्या है? न्याय की प्राप्ति, स्वतंत्रता की प्राप्ति, समानता की प्राप्ति और बंधुता की प्राप्ति। तो ये जो न्याय शब्दावली है, स्वतंत्रता शब्दावली है, समानता शब्दावली है, जैसा कि समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, समानता के समान अवसर इसका भी प्रयोग किया गया है किसके अंतर्गत? प्रस्तावना में। तो समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुता, तो इन चारों का ही वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है, मतलब चारों शब्दावली मौजूद है। और ये मूल बात जो मैंने लिखी ना, राजनीतिक स्वाधीनता तो एक साधन मात्र है, मतलब भाई 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, लेकिन ये तो एक मात्र साधन है। साध्य तो क्या है? न्याय की प्राप्ति, स्वतंत्रता की प्राप्ति, समानता की प्राप्ति, भ्रातृत्व की प्राप्ति। चूंकि स्वतंत्रता अनेक प्रकार की होती है, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है। अब न्याय की बात है तो न्याय भी, सामाजिक न्याय भी होता है, आर्थिक न्याय भी होता है, राजनीतिक न्याय भी होता है। समानता की बात आती है तो सामाजिक न्याय भी होता है, समानता की बात है तो सामाजिक समानता भी होता है, आर्थिक समानता भी होता है, राजनीतिक समानता भी होता है। तो मूल बात यह है कि शासन के जो ध्येय हैं, मतलब गणतंत्र के चार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं किसमें? भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुता। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप नोट करेंगे। और यहाँ मैंने जो लिखा है कि राजनीतिक स्वाधीनता तो साधन मात्र है, साध्य तो ये है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्राप्ति। ये मतलब शासन का जो लक्ष्य है वो इन चार जो ध्येय है इनको प्राप्त करना है। और राजनीतिक स्वाधीनता केवल एक साधन मात्र है, जबकि साध्य ये हो गई। साध्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व व संपन्न। बेटा ध्यान देंगे, अब चूंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य इन शब्दों का प्रयोग किया गया ना, मैंने पार्ट 2 के अंतर्गत पूरी जो प्रस्तावना है वो नोट की है, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो उसके आधार पर लक्षण बना रहे हैं हम। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो ये है तीसरी विशेषता, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि जो शासन होगा, क्या जो शासन होगा, भारत की जो सरकार है, वास्तव में आंतरिक और बाहरी रूप में स्वतंत्र होगा, किसी के अधीन नहीं होगा। बाहरी रूप में वह अपनी विदेश नीति तय करता है, तो किसी भी राष्ट्र राज्य के दबाव में आकर के विदेश नीति तय नहीं करेगा। बाहरी रूप में पूर्ण रूप में संप्रभु है। इसी प्रकार से आंतरिक रूप में वास्तव में जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत का जो सरकार है, शासन है, वो किसी भी वर्ग विशेष के दबाव में आकर के कार्य नहीं करेगी। मतलब आंतरिक और बाहरी रूप में जो हमारा शासन है, सरकार है, राजनीतिक व्यवस्था है, वह क्या है? संप्रभु है। क्या है? प्रभुत्व संपन्न है, संप्रभु है। मतलब आंतरिक और बाहरी रूप में यह संप्रभु है। इसको आदेश देने वाला और कोई नहीं हो सकता। वो एक अलग बात है कि हमारी सरकार संविधान के अनुसार तो कार्य करेगी।
ठीक है बेटा। तो इससे बात स्पष्ट हो रही कि आंतरिक और बाहरी रूप में हमारी जो सरकार हो क्या होगी, संप्रभु होगी, किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होगी। बाहरी रूप में किसी भी राष्ट्र राज्य के अधीन नहीं होगी और आंतरिक रूप में किसी भी वर्ग विशेष समुदाय विशेष के अधीन शासन नहीं होगा। चौथा है लोकतंत्रात्मक संविधान। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो चौथा लक्षण आ रहा है लोकतंत्रात्मक संविधान। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा गया है, क्या कहा गया है कि यहां स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता इत्यादि के ऊपर बल दिया गया है। इसलिए जो भारत का संविधान है वह न केवल राजनीतिक लोकतंत्र है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। मतलब राजनीतिक लोकतंत्र में किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसकी दृष्टि से? जैसे मान लीजिएगा मतदान की बात आती है तो सभी को एक मत देने का अधिकार है, किसी भी रूप में संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, हैं? सामाजिक लोकतंत्र की बात आती है तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी रूप में जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आर्थिक लोकतंत्र की बात आती है तो आर्थिक लोकतंत्र के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ पर यह नहीं है कि बहुत ज्यादा संपत्तिशाली जो वर्ग होता है वह जो कमजोर वर्ग होते हैं उनका शोषण करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका लक्ष्य है ये। तो लोकतंत्रात्मक संविधान की स्थापना की गई है। पांचवा है गणराज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा। गणराज्य का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ मतलब भारत में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विभक्त है, अर्थात कार्यपालिका के दो प्रधान है। क्यों? क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली है भारत में और संसदात्मक शासन प्रणाली में निश्चित रूप में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। एक होता है राज्याध्यक्ष, दूसरा होता है शासनाध्यक्ष। भारत में राज्याध्यक्ष है राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष मतलब सरकार का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। केंद्र में राज्यों की प्रांतों की बात की जाएगी तो वास्तविक रूप में जो राज्याध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। और सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये प्रांतों की बात होती है, संघ की जो इकाइयां हैं उनकी बात है। मतलब भारत में केंद्र में भी और राज्यों में, प्रांतों में भी संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। इसलिए भारत में केंद्र के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो जो केंद्र में राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। इसलिए जब किसी भी देश का जो राज्याध्यक्ष होता है, जो नाममात्र का प्रधान होता है, यदि वह निर्वाचित होता है तो उसे ही गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। तो भारत में गणतंत्र है। और अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है और कार्यपालिका के दो प्रधान है। एक तो हो गया राजा, ठीक है, इससे पहले रानी थी, रानी एलिजाबेथ, तो उनकी जो है मृत्यु हो गई है, तो इस समय राजा हैं। अब वहाँ जो राजा है वंशानुगत है, तो इसलिए ब्रिटेन का जो राज्याध्यक्ष का पद है वो वंशानुगत है। तो जब किसी भी देश में राज्याध्यक्ष का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है तो इसे राजतंत्र कहते हैं। इसलिए ब्रिटेन में राजतंत्र और भारत में गणतंत्र है। तो बेटा भारत में गणतंत्र की स्थापना की गई है। मतलब जो राज्य का अध्यक्ष है वह निर्वाचित होता है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में ही हो। अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आती है तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसी के साथ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति निर्वाचित है, तो इसलिए हमारे भारत में राजतंत्र नहीं है बल्कि गणतंत्र है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो पांचवी विशेषता है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिएगा। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। और छठा है न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। और न्याय शब्दावली का प्रयोग किया गया तो इसका मतलब यह है कि न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की स्थापना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी न्याय हो, सामाजिक क्षेत्र में भी न्याय हो और आर्थिक क्षेत्र में भी न्याय हो। राजनीतिक क्षेत्र में न्याय ये हो कि किसी भी रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी भी रूप में जो है असमानता, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में भी किसी भी रूप में जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो और आर्थिक क्षेत्र में भी किसी भी रूप में धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो मतलब यहाँ जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसका मूल कहना यह है कि राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की स्थापना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि केवल राजनीतिक न्याय की स्थापना नहीं करनी है बल्कि
सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना भी करनी है। बाकी मैं न्याय के ऊपर अलग से जब एक लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसके अंतर्गत इन सब की व्यापक व्याख्या कर दी जाएगी। यहाँ तो एक संकेत मात्र दे दिया गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। इसलिए तो मैंने कहा है कि वास्तव में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संपूर्ण संविधान का निचोड़ है। अर्थात मैं ये कहूँगा कि पूरा संविधान की सारी धाराएं, अनुच्छेद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही व्याप्त हैं, बशर्ते कि उसको कोई समझे तो। 7वां है स्वतंत्रता। बेटा वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, तो स्वतंत्रता ये इसकी 7वीं विशेषता होगी। अब वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी? केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और इससे ये बात स्पष्ट होती है, नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, इसी के बाद में संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी, भाषण देने की स्वतंत्रता होगी, ये सब नागरिक स्वतंत्रता में आएंगे। और राजनीतिक स्वतंत्रता में मतदान में भाग लेने का अधिकार होगा, उम्मीदवार बनने का अधिकार होगा। इसी के साथ में जो है मैं ये कहूँगा कि यहाँ सार्वजनिक रूप में जो विभिन्न प्रकार के पद होते हैं उनमें भी भाग लेने का अधिकार होगा। कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत में नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया है। अर्थात नागरिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जाए और राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जाए। तो आज आप देख सकते हैं भारत के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, और इसके साथ में राजनीतिक स्वतंत्रता की बात आती है, मतदान में भाग लेने का अधिकार भी है। सरकार के द्वारा कोई गलत कानून बनाया जाए तो उसका विरोध करने का भी अधिकार है ना। इसी के साथ में जो सरकारी नौकरियां हैं उनके अंतर्गत भी जो है भाग लेने का अधिकार है। सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है तो उसके अंतर्गत कोई भेदभाव थोड़ी ना किया जाता। वो एक अलग बात है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो इसलिए की गई है कि भाई जो गरीब तबका है वह अमीर तबके के बराबर आ जाए। तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी भी रूप में जो है किसी की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया। 8वां है धर्मनिरपेक्षता। बेटा ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्षता शब्दावली 42 से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसका मतलब ये कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म विशेष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म विशेष को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, धार्मिक आधार पर किसी भी रूप में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जब हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात भी उल्लेखित की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार का भी उल्लेख किया गया है, समानता का अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, कर्तव्य हो, या फिर जो है सरकार के तीनों अंगों की कोई शक्ति की बात हो, ये सारी बातें प्रस्तावना में निहित हैं। अब आप स्वयं देखिएगा भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, भाई मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे हैं, उसके बाद में 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उसमें संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया ये, और ये कहा गया कि भी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं होगा बल्कि कानूनी अधिकार होगा। तो मूल भावार्थ ये है कि वास्तव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकार भी निहित हैं, नीति निर्देशक तत्व भी निहित हैं, कर्तव्य भी निहित हैं। तो फिर शेष क्या रह गया? इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की चाबी है, कुंजी है। 9वां है समता अर्थात समानता। तो वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत समानता के अवसर की बात भी की जाएगी, भी अवसर की समानता हो, अवसर की समानता हो। इसी के साथ में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ मूल जो भावार्थ है वो ये होगा कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, लिंग इत्यादि के आधार पर व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब समानता के ऊपर भी बल दिया
गया है। और वह समानता वास्तविक रूप में देखा जाए तो चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, आर्थिक क्षेत्र की बात हो, राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली कह रही है। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि अवसर की समता होगी, और समाजवाद शब्द का भी 42वें संवैधानिक संशोधन में प्रयोग कर लिया गया, मतलब इस शब्दावली को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है। और बेटा 10वां जो इसका लक्षण आता है वह राष्ट्रीय एकता। मतलब आप देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे अखंडता शब्द जोड़ा गया है, राष्ट्र की एकता शब्द है ही, तो डेफिनेटली भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बात भी लिख दी गई है कि भाई भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता के ऊपर बल दिया जाएगा, अखंडता के ऊपर बल दिया जाएगा, अर्थात ये मतलब विभाजित नहीं हो सकता, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। राज्य के अंतर्गत मतलब भारत जो राष्ट्र राज्य है, इसकी जो इकाइयाँ हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकती हैं। इससे भी ये बात स्पष्ट होती है, इसका मूल भावार्थ ये निकल रहा है। तो इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बात भी कह दी गई है कि भारत राष्ट्र में एकता होगी और अखंडता होगी। ठीक है, शब्दावलियाँ प्रस्तावना में ये लिखी गई हैं। तो राष्ट्रीय एकता कैसे होगी, इसके लिए दो बातों पर बल दिया गया है। एक तो ये प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल, मतलब व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महत्व पर बल दिया गया है। क्या व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महत्व के ऊपर बल दिया गया है। अभी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सी शब्दावली नहीं है, कौन सी शब्दावली नहीं है। तो उसके अंतर्गत क्या कर दिया इन्होंने कि वास्तविक रूप में 3 शब्दावलियां तो दे दी, जैसी प्रतिष्ठा दे दिया, धर्मनिरपेक्षता दे दिया, स्वतंत्रता दे दिया, और एक ऐसा दे दिया जो किसके अंतर्गत नहीं है। तो आपको ये छटनी करनी है इसमें से। अब दूसरे रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अभी इस बार रीट में आया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सी शब्दावली, तो उसमें एक दे दिया था प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, बाकी 3 ऐसे दे दी गई जो शब्दावलियां नहीं थी प्रस्तावना में। तो अब किसी को पूरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कंठस्थ याद है तो वो छटनी कर सकता है। इसलिए मैंने पार्ट 2 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सारी शब्दावलियां, मूल जो प्रस्तावना है सारी की सारी नोट की और समझाया भी है। तो बेटा पहला तो ये राष्ट्रीय एकता के ऊपर जो बल दिया वो ये दिया है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया है। क्या, व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया है। ये संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली में नहीं था ये बात। दूसरा क्या है, समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की स्वीकृति राज्य तथा समाज में नागरिकों के मध्य बंधुत्व या स्नेह की भावना प्रज्वलित करेगी। क्यों, क्योंकि समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा में अधिकारों की स्वीकृति, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस बात को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया तो फिर इससे क्या होगा, नागरिकों के मध्य बंधुत्व, भाईचारा या स्नेह की भावना क्या होगी, प्रज्वलित होगी, जगेगी। ठीक है बेटा, तो इसके आधार पर क्या होगा, राष्ट्र में एकता स्थापित होगी। और आज राष्ट्र के सामने मुख्य चुनौती यही है, क्या है कि राष्ट्रीय एकता के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं, अनेक चुनौतियां हैं। तो उन चुनौतियों का जवाब मैं आपको बताऊं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही नहीं थे, बशर्ते कि कोई इसकी तरफ ध्यान दे। तो इसलिए बेटा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान रूपी ताले की चाबी है, या संविधान की आत्मा है, या संविधान का संपूर्ण निचोड़ है। मैं ये कहूँगा कि भारत का जो संपूर्ण संविधान है 395 के 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित है, व्याप्त है, सब कुछ निहित है इसमें, समझ गए। अब इसके बाद में बेटा मैंने यहाँ डायग्राम नंबर 2, चित्र नंबर 2 बनाया है। इसमें लिखा है दीपक, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक दीपक के तुल्य है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रकाश स्तंभ है। अर्थात इस शासन के तीनों ही अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है, एक दीपक का कार्य करती है। या मैं ये कहूँगा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रकार से पथ आलोकित करने का कार्य करती है, मार्ग दिखाने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका को कोई भी कानून बनाना है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अवश्य ध्यान में रखा जाता है। कार्यपालिका कानूनों की क्रियान्विति करती है तो वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अवश्य ध्यान में रखा जाता है कि शासन का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है। और न्यायपालिका के द्वारा जब कोई व्याख्या की जाती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मद्देनजर में रखा जाता है। क्या कह रहा हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में अवश्य रखा जाता है, मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए ही न्यायपालिका के द्वारा किसी भी
कानून की व्याख्या की जाती है। इसलिए बेटा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान की चाबी है, कुंजी है, या संविधान की आत्मा है, यह संपूर्ण संविधान का निचोड़ है, या मैं ये कहूँगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रकाश स्तंभ है या एक दीपक के तुल्य है। ये हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण या विशेषताएं। तो मैं आशा करता हूँ इसके आधार पर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब इसके बाद में एक चौथा जो लेक्चर होगा वो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में होगा, जिसकी चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। और वो क्या होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना संविधान की आत्मा क्यों है, इसकी व्यापक रूप में हम व्याख्या करेंगे। जैसा कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है ये बात कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है। किसने कहा ये? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ये बात की है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण या विशेषताएं बेहतर तरीके से समझ गई होंगी। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।